2002 में मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। वहाँ का रिटेलर बॉम्बे का हमारे प्रोडक्ट को समझता नहीं था। हमेशा हमें यही कमेंट्स आते थे कि आपका माल महंगा बहुत है, आपके माल में ये कमी है, आपके माल में ये समस्या है। हमने एक फैसला लिया कि मुंबई में अपना खुद का रिटेल शोरूम खोलेंगे मैडम के नाम से। दुकान तैयार है, इंटीरियर हो चुका है, घर का एक एक सदस्य उस दुकान को संजोने में लगा हुआ है। कोई ज़मीन पे पोछा मार रहा है, कोई दुकान का शीशा साफ कर रहा है। आया एक बड़ा पहाड़ सामने। हमारे पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिल है और मेरी पहचान मैडम के सीईओ से ज़्यादा उस व्यक्ति की है जिसने अपने परिवार के व्यापार को ही अपना जुनून बना लिया। ऐसा जुनून कि जब 2007 में मेरे रिश्ते की बात चली तो अपने होने वाली वाइफ को सबसे पहला प्रश्न ये किया कि क्या आप मैडम की कस्टमर हैं। मैं समझता हूँ कि मैडम हिंदुस्तान का पहला होम ग्रोन ब्रांड है विमेंस वेस्टर्न वेयर के अंदर, जिसने अपने खुद के एक्सक्लूसिव स्टोर खोलने शुरू करे। मैं अपनी कंपनी का 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। तो ये कहानी सिर्फ कपड़ों की नहीं है, ये कहानी है एक सफ़र की और एक जुनून की। मेरा जन्म लुधियाना के एक सामान्य लेकिन संस्कारी परिवार में हुआ। शुरू से ही पढ़ने लिखने में ब्रिलियंट था और अपने टीचर्स का फेवरेट भी। 9th और 10th में एनसीसी ज्वाइन करी और आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन परिवार ने कहा कि व्यापार करो, आर्मी नहीं ज्वाइन करनी। 11th में बॉयज कॉन्वेंट छोड़ के कोएड स्कूल के अंदर आ गया। नया माहौल, नए लोग और ओवर कॉन्फिडेंस में 12th में फेल भी हो गया। वैसे तो ब्रिलियंट था, लेकिन मन उदास भी हुआ। उस दिन पहली बार मैंने अपने विचारों को कागज पे लिखना शुरू किया। आज जब भी अपनी डायरी वापस देखता हूं तो महसूस करता हूं कि एक बच्चे ने कुछ नहीं लिखा, ये एक साइलेंट वॉरियर की कहानी है। और इन डायरी के पन्नों में इतिहास भी कैद होना शुरू हो गया। एक कविता है, सन 1939 से शुरू हुई ये कहानी। कुछ मस्तानों ने थी गुलामी की जंजीरों से आजादी पाने की ठानी। कसूर से लुधियाना आ पहुंचा एक परिवार और सबने मिलकर करी मेहनत खूब जोरदार। फिर विभाजन का आया एक काला मंजर, सारी मेहनत हुई एकदम बंजर। 1970s के अंदर जो मेरे दादाजी की फैमिली थी, उनका आपस में विभाजन हो गया। विभाजन के दौरान दादाजी क्योंकि छोटे थे, अपने भाइयों के साथ ज़्यादा कशमकश नहीं करी उन्होंने, और उनके हिस्से में आई एक दुकान जिसके माथे पर था बहुत बड़ा पीपल। तो सब परेशान कि भाई अब ये पीपल वाली दुकान अगर आपके माथे पे आई है तो कस्टमर अंदर कैसे आएगा। उसी दौरान पिताजी ने कहा कि भाई मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के आपका पूरा पूरा हाथ बटाऊंगा। आज उस पीपल की देन से ही ये पूरा का पूरा जैन अमर परिवार इतना फल फूल रहा है। तो इस दुकान से सबसे पहले हमने शुरू किया ऊनी मफलर, टोपी, जुराबे, ये सब बेचने का काम। तो जैसे कि कहानी काफ़ी लोगों की होती है, तो नीचे दुकान ऊपर मकान, फिर काम अच्छा हुआ तो मकान अलग, और काम अच्छा हुआ तो कारखाना अलग। ऐसे करते करते द गॉड वॉज ऑलवेज काइंड कि परिवार फलता फूलता रहा। लेकिन एक मंजिल ऐसा भी था जब सुबह 500 रुपए कमाए थे तो शाम को दिया जलाया था। ऐसे और किस्से जो मैंने सुने, उससे दिल में एक अलग सा ही जुनून पैदा हो गया। ग्रेजुएशन करने निफ्ट दिल्ली पहुंच गया और खूब डिसिप्लिन से वहां पर पढ़ाई करी। क्योंकि पढ़ाई पूरी हो गई थी तो कैंपस प्लेसमेंट से नौकरी के ऑफर भी आए। अच्छे टाइम पर 30,000 रुपये महीने की नौकरी बहुत बड़ा ल्यूक्रेटिव ऑफर था। अब मुझे चुनना था कि वापस परिवार में जाऊं कि किसी के लिए नौकरी करूं। फिर मुझे एक बात याद आई जो मेरे पिताजी हमेशा कहा करते हैं कि अगर नौकरी करोगे तो 4 आदमी का पेट पालोगे, व्यापार करोगे तो 400, 4,000, 40,000 फैमिलीज का पेट पाल सकते हो। रास्ता साफ हो गया कि वापस अपने फैमिली बिजनेस में चलेंगे और उसी को बड़ा करेंगे। वापस लुधियाना पहुंचा और काम में वापस आके मेरा पहला जॉब था कस्टमर को पानी पिलाना।
माल पैक करना, पेटी मारना, माल को ट्रांसपोर्ट छोड़ के आना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये इंटर्नशिप है या पनिशमेंट। आज जब मैं 20 साल पीछे जाता हूं तो ये रियलाइज होता है कि वो मेरी क्वालिफिकेशन की ईगो तोड़ना, जमीन से जुड़ना और चीजों को संजीदगी से समझना, उसका एक बहुत बड़ा जरिया था। हर जनरेशन के साथ काम करने के विचारधारा में परिवर्तन आता ही आता है। जैसे जब मेरे अंकल ने ज्वाइन किया बिजनेस, तो दादाजी मफलर बनाया करते थे, तो उन्होंने पहली बार लेडीज वेस्टर्न वेयर नाम का प्रोडक्ट तैयार किया जो इंडिया में बहुत नया था। इसी तरह जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे साथ आई एक और डाइवर्सिफिकेशन। 2002 में मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। मुंबई हमारे लिए एक बहुत स्ट्रगलिंग मार्केट रही, लेकिन हमारा प्रोडक्ट उसी मार्केट के लिए था बिकॉज वहीं पर मैरिड लेडीज भी टॉप्स और जीन्स पहन लिया करती थी। अप नॉर्थ में लड़की अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास हुई तो उसको सलवार कमीज पहनना मैंडेटरी था। वहां का रिटेलर बॉम्बे का हमारे प्रोडक्ट को समझता नहीं था। हमेशा हमें यही कमेंट्स आते थे कि आपका माल महंगा बहुत है, आपके माल में ये कमी है, आपके माल में ये समस्या है। हमने एक फैसला लिया कि मुंबई में अपना खुद का रिटेल शोरूम खोलेंगे मैडम के नाम से। उसके कारण 3-4 थे। एक, कस्टमर को बताना था कि पूरा माल रखो। हम मार्केटिंग करने के लिए वहां पर एक होर्डिंग का बड़ा जगह ढूंढ रहे थे। उस समय भी बॉम्बे में होर्डिंग्स 1 से 1.5 लाख रुपए महीने पे आया करती थी। तो हमारी क्रिएटिव एजेंसी ने कहा कि एक काम करते हैं, हम होर्डिंग की जगह एक शॉप किराए पे ले लेते हैं। बोर्ड का बोर्ड लग जाएगा, माल का माल बिक जाएगा, कस्टमर से मुलाकात भी हो जाएगी और आपके जो रिटेलर हैं जो कहते हैं कि जी आपका माल अच्छा नहीं है, हमें पता भी लग जाएगा। अब कोई ये सोचे कि लुधियाना की कंपनी मुंबई में जाके अपना रिटेल की दुकान क्यों खोलेगी? उसके पीछे थी एक बहुत बड़ी घबराहट। क्योंकि सामान्य लेकिन संस्कारी परिवार है, तो ऐसा महसूस हुआ कि अगर ये दुकान फेल हो गई तो लुधियाना में किसी को पता नहीं लगेगा। अब आते हैं मैडम के पहले स्टोर की कहानी पर। कट टू 23 फरवरी 2002। दुकान तैयार है, इंटीरियर हो चुका है, घर का एक एक सदस्य उस दुकान को संजोने में लगा हुआ है। कोई जमीन पे पोछा मार रहा है, कोई दुकान का शीशा साफ कर रहा है, कोई एक एक मिट्टी को हल्का हल्का झाड़ रहा है, कोई माल लगा रहा है, कोई बक्से संभाल रहा है। क्योंकि हमारे दिमाग में ये था कि जी हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर कामयाब नहीं है, तो हमको बहुत घबराहट थी और हमको लगा कि अगर आज 3-4-5 पीस भी बेच लिए जाएं तो कमाल हो जाएगा। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि पीस की कीमत क्या होती थी, 199, 149, 299। मैं 2002 की बात कर रहा हूँ। जब पहले कस्टमर की एंट्री हुई दुकान खुलते ही, तो सबकी आंखों में एक अलग सी चमक थी कि हमारा एक देखा हुआ सपना सच होने जा रहा था। पहला कस्टमर जो अंदर आया, उसने जब पूरा प्रोडक्ट देखा, वो अकेले ही लड़की 6 पीस ले गई और जब शाम को गल्ला बंद किया तो हम 70 से भी ऊपर पीस वहां बेच चुके थे। इस सफलता को देख के हमारे विचारों का होराइजन ही बदल गया और हमें विश्वास हुआ कि अब हम इस लाइन के ऊपर आगे चल सकते हैं। पहली दुकान किराए की थी। उसके बाद हमने अपने रिटेलर्स को अप्रोच किया कि ऐसे एक हमने एक फॉर्मेट बनाया है, क्या आप हमारे साथ पार्टनरशिप करके आप हमारा फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं? हमारा रिटेलर बहुत खुश हुआ, कहते क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि अब ये रिटेल की दुकान बन गई थी, तो खाली टी शर्ट से काम नहीं चल सकता था। हमें अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाना पड़ा। टी शर्ट्स, शर्ट्स, चश्मे, परफ्यूम, हैंडबैग्स, डेनिम्स, ड्रेसेस, धीरे धीरे करके साल दर साल, सीजन दर सीजन हम एक नई कैटेगरी ऐड करते रहे। मजे की बात यह है कि हम अपने कंज्यूमर पे इतना जबरदस्त फोकस रखा हम लोगों ने कि हम अपने कंज्यूमर की जरूरतों के हिसाब से मैच्योर होते गए। मुंबई के बाद हमने देहरादून में दुकान खोली, क्योंकि वहां पर विंटर वेयर की सेल बहुत अच्छी हुआ करती थी, क्योंकि कंपनी को विंटर वेयर बनाने की अकल तो थी ही थी। फिर दिल्ली, फिर गुजरात, फिर यूपी और आई थिंक 20-22 दुकानों के बाद हम पहुंचे लुधियाना, अपने ही शहर, अपनी पहली दुकान खोल के। बिल्कुल ही अलग तरह का सफर था।
लोग हमेशा क्या करते हैं, अपने घर के पास पहले दुकान खोलते हैं। हमने उल्टा किया। हम अपने घर के पास लास्ट में आए, तब जब हमें पता लगा कि यस वी कैन डू इट नाउ। बिकॉज क्योंकि पुराने लोग बैठे हैं तो उन्हें समाज से बहुत घबराहट होती थी कि कुछ ऐसा ना हो कि फेलियर हो जाए और समाज में बदनामी हो। इस समय तक हमारी करीब करीब 50 दुकानें हो चुकी थी। प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी थी और हमारे लेबल मडाम की भी। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत अच्छा बढ़ रहा था। नए स्टेट्स में नए डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट हो चुके थे। लार्ज फॉर्मेट रिटेल उस टाइम लाइफस्टाइल नया नया इंडिया में आया था, उसके साथ भी हम काम करा करते थे। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन सन 2016 में आया एक बड़ा पहाड़ सामने हमारे पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। हालांकि इस छापे से विभाग को तो कुछ प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन हमारे साथ आउट ऑफ प्रेजुडाइस पक्षपात बहुत शुरू हो गया। मेरा पूरा ध्यान काम से हटके विभाग के कामों में लग गया। कंपटीशन बढ़ता जा रहा था, फॉरेन से और ब्रांड्स आते जा रहे थे। प्रोडक्ट इंप्रूव करना था और दुकानें खोलनी थी, अपने नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग करना था। एक और फैसला लिया कि अपनी मार्केट में जाके बैठेंगे। दिल्ली बड़ी मार्केट हुआ करती थी। घर से परमिशन ली और दिल्ली चला आया। रामजस रोड के ऊपर अपना एक छोटा सा ऑफिस शुरू किया एज अ पीओसी, यानी कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। देखते हैं चलता कि नहीं चलता। विचार वही है कि बॉम्बे की दुकान खोली, चलती नहीं चलती फिर सोचेंगे पीछे क्या करना है आके। उसी तरह ये दफ्तर भी पीओसी बना कि खोल के देखते हैं कैसा माहौल बनेगा। 2 साल खूब मेहनत हुई उस दफ्तर के ऊपर। जब लगा कि सब बढ़िया हो गया है, फिर दिल्ली से निकले और सीधा गुड़गांव में अपना कॉर्पोरेट ऑफिस क्रिएट कर लिया हम लोगों ने। रहता दिल्ली था, ऑफिस गुड़गांव बनाया। पूरे 1 साल कभी बस में कभी मेट्रो में दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से दिल्ली आया करता था। बहुत लेट हुआ गुड़गांव में तो वहीं पर 500-700 के ओयो में रुक गया। बात पैसे बचाने की नहीं थी, बात थी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करने की। जब ये ऑफिस सेट हो गया तो घर पे वापस एक अर्जी दी कि अब मेरे वाइफ और मेरे बच्चों को भी दिल्ली भेज दिया जाए। परमिशन इसलिए लेनी पड़ी बिकॉज हम 4 जनरेशन की एक जॉइंट फैमिली हैं, जहां पर बड़ों का इज्जत सम्मान बहुत किया जाता है और कोई भी बात एक दूसरे से विचार करे बिना नहीं करी जाती। अब सेटिंग ठीक हो रही थी, व्यापार ठीक तरह चल रहा था, फिर कुछ अहम फैसले लिए गए। बदलते समय के साथ जो पार्टनर्स नहीं बदल रहे थे उन्हें बदलने का समय आ गया। कुछ जगह डिस्ट्रीब्यूटर बदले गए, कुछ जगह फ्रेंचाइजी बदले गए, लेकिन नया जोश, नई उमंग से हमारे को नए लोग भी मिल गए। सब बढ़िया चल रहा था। कॉर्पोरेट ऑफिस को चलते भी 3-4 साल हो गए थे। इन 3-4 सालों में हमने अपने आप को 2 गुना बड़ा कर लिया था। सब बढ़िया। और आप पहुंचे कोविड महाराज। एकदम सब कुछ थम गया। सारे शोरूम करीब करीब 150 से ऊपर के सब एक बार के लिए रुक गए। ई कॉमर्स बंद, रिटेल बंद, सब कुछ बंद। किसी को नहीं पता था कि कोविड क्या है और क्या होगा। एक दूसरे को हौसला देने के लिए सबसे पहला काम तो हमने शुरू किया, अपने जितने बिजनेस पार्टनर्स थे, अपना वर्कर, अपना स्टाफ, ऑल थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, हमने शाम को एवरीडे जूम मीटिंग शुरू करी और उस जूम मीटिंग के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का हाल पूछते थे और आधे घंटे के लिए प्रार्थना करते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए और एक दूसरे को बताने के लिए कि हम साथ में खड़े हैं। संस्कार क्योंकि इस फैमिली में शुरू से हैं, तो मेरे छोटे भाई ने फैक्ट्री के अंदर एक कम्युनिटी किचन शुरू कर दी और लुधियाना में रोज 350 से ऊपर कोविड पीड़ितों को हमारे फैक्ट्री का स्टाफ खाना पहुंचाया करता था, दिन में 2-2 बार। इसका एक परिणाम यह भी था, क्योंकि सेल जीरो थी तो हमें अपने मुलाजिमों का सैलरी भी आधी करनी पड़ी। दुख था, लेकिन हमारे पास हल कुछ नहीं था। लेकिन अगले ही साल जैसे सब कुछ सामान्य हुआ, हमने जो पैसे काटे थे वो वापस कर दिए। इस बात से यह समझ आया कि जब बाहर ताले लग जाएं तो दिल के दरवाजे खोल लेने चाहिए। जैसे कोविड थमना शुरू हुआ, पहली लहर, तो थोड़ी राहत की सांस आई।
क्योंकि कंपनी के छोटे शहरों में स्टोर काफ़ी थे, वहाँ पर रिलैक्सेशन पहले आई, मेट्रोज़ में बाद में। तो हल्का-हल्का वापस काम बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि उस टाइम फैशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बिकॉज़ दुनिया बाहर जा ही नहीं रही थी। कंपनी ने फटाफट पिवट किया और नाइट सूट की कैटेगरी लॉन्च कर दी, जो उस दौरान भी बहुत हिट हो गई। सो अगर मैं ड्रेस बेच के पैसे नहीं कमा पा रहा था, तो मैंने नाइट सूट बेच के पैसे कमाने शुरू करे, बिकॉज़ मेरे पास पॉइंट ऑफ सेल्स अपने थे, रिटेल मेरे पास अपनी थी। दूसरी लहर के अंदर भी थोड़ा-सा झटका आया, लेकिन तब शायद हम समझ चुके थे कि कोविड से कैसे निपटना है, एंड सबने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया था। कोविड सिखा के भी बहुत कुछ गया, जिसको बोलते हैं एजिलिटी। फटाफट किसी भी मुसीबत से कैसे फटाफट निपटा जाए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सेल हो, चाहे मार्केटिंग हो। कोविड बहुत कुछ सिखा गया। आज हम हिंदुस्तान के 150 शहरों के अंदर व्यापार करते हैं, 200 से ऊपर अपनी खुद की दुकानें हैं, 400-500 और रिटेलर्स के साथ शॉप एंड शॉप हैं। डिजिटल कॉमर्स में चाहे फ्लिपकार्ट, चाहे वॉलमार्ट, चाहे अमेजॉन, सबके साथ हमारा व्यापार है, पार्टनरशिप है। लेकिन ये 1 से लेकर 200 दुकानों तक का सफर, 2 दशक का, इसके पीछे कहानी भी बहुत अद्वितीय है। पुरानी मेंटालिटी, पुराने सिस्टम्स, पुराने स्टाइल्स को बदलने में भी बहुत एफर्ट लगता है। उदाहरण के लिए, जब सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए बारकोडिंग शुरू करी, तो पुराने सेल्समैन बोला करते थे कि सर, बारकोडिंग इज यूजलेस, हाथ से पर्ची बहुत तेज से बनती है। आज हम बात कर रहे हैं, कुछ फैक्ट्रियां बढ़ गई थी, गोदाम फैक्ट्री में नहीं होके बाहर जा चुके थे। तो फाइनेंस, अकाउंट्स और प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए जब प्रस्ताव रखा गया कि हमें एक ERP सॉफ्टवेयर चाहिए, तो मेरे पिताजी बोलते थे कि भाई लाइसेंसिंग क्या होती है, एक CD को कॉपी कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अपने बड़ों को समझाना मुश्किल हो रहा था कि जो तरीका यहाँ तक लेकर आया है, शायद वो आगे तक ना ले जाए। एक पुरानी बात याद आती है, 2007-8 की बात है। हम कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे, 10-12 मैनेजर के साथ मीटिंग चल रही थी, एंड मेरे चाचा जी ने मुझे टोका कि अखिल, तुम्हारा ई-कॉमर्स बिजनेस पे ध्यान बिल्कुल नहीं है। भाव विभोर होके मैं सबके सामने फूट-फूट के रोने लग गया, क्योंकि मेरे को ये याद था कि जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था, मैंने उसी टाइम इनको कहा था कि अगला डिस्रप्शन ई-कॉमर्स करने वाला है और हमें पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेना चाहिए। और ये कह के मेरे आंसू निकल गए कि शायद चाचा जी आपको मुझ पे भरोसा नहीं है। लेकिन इसका एक बेनिफिट बहुत हुआ, दिल हल्का हो गया, सबने इकट्ठे मिलके ई-कॉमर्स के ऊपर काम किया और आज डिजिटल कॉमर्स हमारी कंपनी का एक अभिन्न अंग बन चुका है। इससे एक ये सीख भी मिली कि अगर हम आपस में वार्तालाप, कम्युनिकेशन को स्ट्रांग रखें, तो सफलता और असफलता के बीच ये एक इंपॉर्टेंट कड़ी जोड़ता है। पीछे मुड़ के देखूं तो बॉम्बे के पहले स्टोर की पहली सेल 199 रुपए की और आज 2-3 हज़ार करोड़ का वैल्यूएशन। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो शुरुआत है, पिक्चर तो अभी बाकी है। मैं अखिल हूं और मेरी कहानी व्यापार से ज़्यादा अपने अस्तित्व को पहचानने की है। धन्यवाद, आपने मेरी कहानी सुनी और अब आप अपनी लिखना शुरू कीजिए, बिकॉज क्या पता आपकी कहानी से किसको जोश आ जाए। जोश टॉक्स को धन्यवाद कि आपने मेरी कहानी को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जगह दी। ऐसी और कितनी कहानियां आपको ज़रूर प्रभावित करेंगी कि कोई भी सपना छोटा या बड़ा नहीं है, आप कोई भी मुकाम पा सकते हैं। टेक्नोलॉजी के समय में एवरी आइडिया इज़ पॉसिबल एंड फिजिबल। थैंक यू।